नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक पत्र। तो देखिए, पत्र लेखन जो है वो अभी आपके पूरा का पूरा तो आप सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो औपचारिक पत्र है उसमें आपके कार्यालयी पत्र जो होते हैं वो अभी आपके सिलेबस में है, यानी कि जो औपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, पत्र क्या होते हैं हमने ये यहाँ पर क्लास 10th में भी पढ़ा है और उससे पहले भी हमने यहाँ पर पढ़ा है। हम शुरुआत से ही पत्रों के बारे में पढ़ते हैं। जब हम 3rd 4th में होते हैं तभी हमें स्कूल में पत्र लेखन सिखाया जाता है। तो आपने देखा है कि पत्र लिखना भी एक बहुत बड़ी कला है और एक अद्भुत कला है। यह कला हमारे परिश्रम व अभ्यास द्वारा ही हमें हासिल होती है और सही ढंग से लिखा गया पत्र न केवल हमारा प्रभुत्व बढ़ाता है बल्कि हमारे व्यक्तित्व की एक छाप भी छोड़ता है। जिस तरह से हम पत्र लिखते हैं, जिस तरह का हम पत्र लिखते हैं, वो पत्र जो है एक सही व्यक्तित्व हमारा दिखाता है और साथ ही पाठकों पर हमारी छाप छोड़ता है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि पत्रों के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम दूसरों के अपने मन के भावों को दूसरों के सामने रखकर उनके दिलों पर विजय प्राप्त करते हैं। यानी कि वो हमारा तरीका होता है कि हमारा पत्र जो है हमने कितने ढंग से लिखा है, कैसे हमने लिखा है कि वो इतना प्रभावशाली हुआ कि उसने सामने वाले पर इफेक्ट डाला। जबकि हमारे मैत्रिक संबंध भी बढ़ाते हैं तथा समाज को अपने वश में हम कर सकते हैं। यानी कि हम इस तरह से कि हम इससे काफी अच्छे से अपने मैत्रिक संबंध बढ़ा सकते हैं। यानी कि एक तरीका होता है कि अपनी बात आप कैसे रखते हैं। अगर आप शिकायती पत्र भी लिख रहे हैं, अगर आप सुझाव भी दे रहे हैं या अगर आप कोई भी पत्र लिख रहे हैं, तो कैसा तरीका है आपके पत्र को लिखने का, वो क्या करता है, आपके समाज से आपके संबंध जो है बनाता है। अतः पत्र लिखना एक ऐसी कला है जिसके लिए बुद्धि, ज्ञान की परिकल्पना और विचारों की एक तरह से आवश्यकता होती है और भाषा पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अभिव्यक्ति की शक्ति, यानी कि आपके पास शब्द तो हैं लेकिन आप उसको अभिव्यक्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उस अभिव्यक्ति की शक्ति भी आपके पास होनी चाहिए। तो पत्र केवल हमारे समाचारों के कुशल आदान प्रदान का ही माध्यम नहीं बल्कि उसके द्वारा आज के वैज्ञानिक युग में संपूर्ण कार्य व्यापार चलता है। तो जितना भी हमारा, देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी चीजें हमारे समाज में होती हैं उनसे क्या होता है, पूरा का पूरा ये कार्य व्यापार चलता है और इसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। ये हम शुरुआत से ही आपको बता रहे हैं कि भले ही आज के टाइम में जो है संचार के माध्यमों की उपलब्धता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, संचार के माध्यम बहुत ज्यादा हो गए हैं, अलग अलग तरह के हो गए हैं और खास तौर पर जहां पर इंटरनेट जैसी सुविधा हमारे पास है कि जिसमें हम तुरंत ही कोई भी एक मेल डालेंगे, एसएमएस करेंगे, वीडियो कॉलिंग करेंगे। तो मुझे लगता है पत्रों की जो थोड़ा थोड़ा एक तरह से महत्व था वो कम हुआ है, लेकिन उसकी उपयोगिता किसी भी कीमत पर कम नहीं हुई है और इसको लिखने और इसके आकार प्रकार की पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। यानी कि आज भी यदि हम स्कूल जा रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें पत्र लेखन से संबंधित संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, सारी चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पत्र लेखन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास 10th तक तो आप नॉर्मली इसको पढ़ते हैं, पत्र लेखन आपके एग्जाम में भी आता है। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा पिछले साल दोनों तरह के। अब देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि पत्र क्या होता है, तो अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि पत्र होता क्या है। अब पत्र कितने प्रकार का होता है ये मैंने आपको बताया था कि पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने ऐसे लोगों को लिखते हैं जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। यानी कि ना तो वो हमारे रिलेटिव होते हैं, ना ही हमारे वो मित्र बंधु होते हैं, ना ही वो हमारे एक तरह से कोई परिवार के सदस्य होते हैं। वो पत्र जिनको हम ऐसे लोगों को लिखते हैं जिनसे हमारे निजी एवं पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं।
तो ऐसे पत्र क्या होते हैं? कार्यालयी पत्र हो सकते हैं, व्यवसायिक पत्र हो सकते हैं, प्रार्थना पत्र हो सकते हैं, शिकायती पत्र हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो पत्र होते हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके अनौपचारिक पत्र। एक होता है आपका औपचारिक पत्र, सॉरी, ये होते हैं आपके औपचारिक पत्र, और एक होता है आपका अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जिनमें हमें, देखिए, एक तो होता है हमारे फॉर्मल लेटर्स जो हमने यहाँ पर बताया, औपचारिक पत्र जिनमें औपचारिकता दर्शाई जाती है, यानी कि जिनको हम किसको लिखते हैं? बिल्कुल अपने एक तरह से ऐसे लोगों को जिनसे हमारे फैमिलियर रिलेशन नहीं होते हैं, पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं, निजी संबंध नहीं होते हैं, कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं होता, तो वो होते हैं हमारे औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर्स। और दूसरा होता है हमारा अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर्स जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम अपने परिवार के सदस्यों, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने रिलेटिव्स जो होते हैं हमारे, और खास तौर पर अपने मित्रों को जो हम लिखते हैं, वो होते हैं हमारे अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ पर अब आपके सिलेबस में अनौपचारिक पत्र यानी कि आपके जो अनौपचारिक पत्र वो तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आपको कार्यालयी पत्र जो है देखने को मिल जाते हैं, यानी कि एक तरह से जो कार्यालयी पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम किसको लिखते हैं औपचारिक पत्रों को? जिनसे हमारे निजी एवं पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं। तो जैसे मैंने बताया वो आपके कार्यालयी पत्र हो सकते हैं, या आपका प्रार्थना पत्र हो सकता है, या आपका व्यवसायिक पत्र हो सकता है, या आपका शिकायती पत्र हो सकता है, या आपका कोई भी अन्य जो पत्र आप लिखते हैं कार्यालयों से संबंधित और बाकी चीजों से संबंधित, विभिन्न विभागों संबंधित, तो उनको हम रखते हैं औपचारिक पत्रों के अंतर्गत। तो देखिए आज हमने यहाँ पर यही चीजें पढ़नी है पत्रों के बारे में। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि जैसे हमने यहाँ पर कहा कि जो पत्र है इसे लिखने और इसके आकार की पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। पत्र को किस तरह से लिखा जाए, तो इसका किस तरह का आकार हो, क्या क्या चीजें सबसे पहले हमें ध्यान रखनी है किसी भी पत्र को लिखते समय। ठीक है, अगर आप पत्र को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सामने वाले पर आपकी बात का असर जो है जल्दी से पढ़े और बिल्कुल ऐसे पढ़े कि वो आपका काम करने के लिए तुरंत जो है तैयार हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि आपका पत्र क्या है? प्रभावशाली है। आपके पत्र ने उस पर प्रभाव डाला, आपने जो बात उसमें जिस तरीके से आपने लिखी थी अपनी बात, वो उसने उस बात ने उस पर असर किया। तो क्या क्या चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए किसी भी पत्र को लिखते समय, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो जरा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए सरलता, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर सरलता। तो पत्र की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा स्पष्ट होनी चाहिए। यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें कठिन शब्दों या साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पत्र लिख रहे हैं तो वहां पर साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और क्योंकि जटिल क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से पत्र निरस एवं प्रभावहीन हो जाता है। अगर आप जटिल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो पत्र क्या हो जाएगा? निरस हो जाएगा और प्रभावहीन हो जाएगा। यानी कि सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा आपके पत्र को पढ़ने में, वो आपके पत्र को पढ़ेगा ही नहीं, अरे क्या क्या लिखा हुआ है, इस तरह से वो आपके पत्र को इग्नोर कर देगा। तो फिर क्या होगा? आपका पत्र का प्रभाव जो है वहीं पर खत्म हो जाएगा। दूसरा है स्पष्टता। स्पष्टता, जो भी हमें पत्र में लिखना है यदि वह स्पष्ट समधुर हो तो पत्र उतना ही प्रभावशाली होता है। सरल भाषा शैली, शब्दों का चयन, वाक्यों की रचना, सरलता पत्र को प्रभावशाली बनाने में हमारी सहायता करती है। किसी भी पत्र को, यानी कि अगर आप भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करेंगे, अप्रचलित शब्दों का प्रयोग करेंगे तथा छोटे एवं प्रवाहपूर्ण वाक्यों का प्रयोग आपको वहां पर करना चाहिए, और ऐसे विचार नहीं लिखने चाहिए जो अस्पष्ट हो। यानी कि ऐसे अगर आप कुछ अपनी बात कहना चाह रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पर कहा अभिव्यक्ति की शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है,
विचार तो आपके पास बहुत सारे हैं। देखिए हमारे दिमाग में विचार बहुत सारे आते हैं, लेकिन बहुत कम होता है कि हम उन्हें दूसरों के सामने रख पाते हैं, हम उन्हें दूसरों के सामने एक्सप्लेन कर पाते हैं और दूसरों को अपनी बात को समझा पाते हैं। किसी को अपनी बात को समझाना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा कि हमें ऐसे विचार नहीं लिखने चाहिए जो अस्पष्ट हो, यानी कि ऐसे विचार जो सामने वाले को समझ ही ना आए कि आखिर कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है। संक्षिप्तता, एक पत्र जो है, जैसे मैंने कहा कि विचार तो बहुत सारे आते हैं हमारे दिमाग में, बहुत सारी बातें आती है, एक ही चीज से रिलेटेड बहुत सारी बातें आती है कि अच्छा ये भी लिख दूं, ये भी कह दूं, वो भी बता दूं, ये भी कह दूं, लेकिन क्या आप सब कुछ लिख सकते हैं? नहीं। आपने संक्षिप्तता लानी है, आपने 2 पेज का एक पत्र नहीं लिखना है। पत्र केवल आपने जितना पत्र का एक साइज होता है, क्या क्या चीजें जो उसमें जरूरी होती हैं, जैसे आगे हम देखेंगे, तो वही चीजें आपने उसमें लिखनी है। आपने उसमें बहुत ज्यादा उसको बड़ा नहीं करना है कि आपको जो मन में आ रहा है आप वो लिखे जा रहे हैं। आपको अगर 3-4 पंक्तियां आप पढ़ रहे हैं, 3-4 पंक्तियां आपके दिमाग में आ रही हैं, तो आपको लगता है कि हाँ उनमें से जो सही और सटीक है, जो बिल्कुल बैठ रही है, उस बात को आपने लिखना है। बहुत ज्यादा आपने फैलाना नहीं है पत्र को, बहुत बड़ा उसमें बढ़ा चढ़ाकर उसमें कुछ भी नहीं लिखना है। संक्षिप्तता का अर्थ यह नहीं कि अपने आप में पूर्ण न हो, जो कुछ भी पाठक द्वारा कहा जाना है वो व्यर्थ के शब्द जाल से मुक्त होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप पत्र आप अपूर्ण ही लिख दें, लेकिन जो व्यर्थ का शब्द जाल आप बुन रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना कि एक बात को जब हम सोचते हैं तो वो कई तरीके से हमारे दिमाग में आती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो आ रहा है वो लिख दो, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करो उस पर कि हाँ कि सही क्या होगा, कैसे लिखूं जरा कि जो सही हो। ठीक है, जो व्यर्थ के शब्द जाल से मुक्त हो, जिसमें फालतू की बातें ना लिखी गई हो, कि इंसान को जो सही रियल बात है वो समझ नहीं आ रही है और वो व्यर्थ की बातों की जाल में फंस रहा है। अतः जो कुछ भी पत्र में कहा जाए वो कम से कम शब्दों में कहना चाहिए। ठीक है, तो ये मेन चीज है कि कोई भी चीज अगर आप, कोई भी बात अगर आप कह रहे हैं तो वो कम से कम शब्दों में आपने कहनी है। उसके बाद देखिए आता है प्रभावोत्पादकता। ठीक है, एक जो पत्र है उसमें आपका प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रभावशाली होना चाहिए। जो पत्र की शैली है वो पाठक उससे प्रभावित हो सके, तभी वो सफल मानी जाती है। यानी कि आपने पत्र लिखा, आपने कोई बात लिखी और जो जिसने उस पत्र को पढ़ा वो प्रभावित नहीं हुआ, उसको नहीं समझ में आया, चल कोई बात नहीं, ठीक है पत्र लिखा है तो लिखा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पत्र आते हैं, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो आपके विचार हैं, किसी भी विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, अगर मान लो आप शिकायती पत्र ही लिख रहे हैं या व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं या कार्यालयी पत्र लिख रहे हैं या कोई भी आप एक तरह से निवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें आपके विचार इस तरह के होने चाहिए कि जो सामने वाले को प्रभावित कर सके, आप सामने वाले पर छाप छोड़ सके। इसके लिए शैली, जो भाषा शैली है वो परिमार्जित होनी चाहिए और साथ ही शुद्ध भाषा के बिना पत्र असली रूप धारण नहीं करता। वाक्यों का नियोजन, शब्दों का प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग अच्छी भाषा के गुण होते हैं। इसमें सदा प्रयोग करके पत्रों को प्रभावशाली बनाने का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि बहुत ज्यादा मुहावरेदार नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की हो कि सामने वाले पर उसका असर दिखाई दे, इफेक्टिव हो वो पत्र, जो आप कहना चाहते हैं वो उसको समझ में आ जाए और अच्छे से समझ में आए कि वो आपका जो भी जिससे रिलेटेड आप पत्र लिख रहे हैं उस काम को तुरंत करने की, पूरा करने की कोशिश कर सके। अगला है आकर्षकता और मौलिकता, कि पत्र जो है आकर्षकता और मौलिकता होनी चाहिए। आकर्षक होना भी महत्वपूर्ण होता है, विशेषकर व्यापारिक कार्यालय पत्र स्वच्छता से टाइप किया हुआ होना चाहिए। मौलिकता भी पत्र का एक महत्वपूर्ण गुण है कि पत्र लिखते समय प्रचलित घिसे पिटे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए और इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने विषय में कम तथा प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक लिख रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि जो एक लाइन पुरानी सी चली आ रही है आप उसी को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नया होना चाहिए। अगर आप टाइप कर रहे हैं पत्र तो साफ सुथरा होना चाहिए आपका पत्र। ठीक है, और उसमें ऐसा है कि अपने बारे में कम,
कि अपनी चीजों के बारे में कम और जो प्राप्त करता है उसके बारे में ज्यादा होना चाहिए, ताकि वो क्या हो, अच्छे से उस चीज से प्रभावित हो। उद्देश्य पूर्णता, कोई भी पत्र अपने कथन या मंतव्य में स्वतः पूर्ण होना चाहिए, यानी कि जो कहना चाह रहे हैं लास्ट में, यदि मतलब पत्र आपका कंप्लीट हो चुका है और पढ़ने वाले को समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या कहा गया है, क्या कहने की कोशिश की जा रही है, क्या करना है, मतलब उसको समझ आ जाना चाहिए आपका पत्र पढ़ते ही कि ये जैसे हमने कहा कि पत्र पढ़ने के बाद उसमें किसी प्रकार की जिज्ञासा, शंका या स्पष्टीकरण की आवश्यकता शेष नहीं रहनी चाहिए कि कोई आकर उसको बताएगा कि अरे भाई ये कहने की कोशिश की जा रही है, ये चीज इसमें लिखी हुई है, ऐसा करना है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। वह अप्रकट या अपूर्ण रह जाता है और इसीलिए फिजूल बातों से ही पत्र भर जाता है। इस जैसे मैंने कहा, इसलिए इस पत्र का इस बात का विशिष्ट ध्यान रखा जाना चाहिए कि कथ्य यानी कि जो भी आप कहना चाह रहे हो वो अपने आप में पूर्ण हो और उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो। जिस कारण आप पत्र लिख रहे हैं, जिस रीजन से आप पत्र लिख रहे हैं, उस उद्देश्य को पूर्ण करने वाला पत्र होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो यहां पर अभी तक हम लगभग जो है 5 पॉइंट पढ़ चुके हैं कि किसी भी पत्र को आप अगर अच्छे से लिखना चाहते हैं, किसी भी पत्र को अगर आप प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या पत्र की विशेषताएं होनी चाहिए। तो लगभग 6 विशेषताएं हमने यहाँ पर पढ़ ली है और 6 की 6 विशेषताएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैं आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। अगला है नंबर 7, शिष्टता। ठीक है, किसी पत्र में अब देखिए क्या होता है कि जब आप पत्र लिख रहे होते हैं तो पत्र जो है किसी न किसी प्राप्तकर्ता के पास जाता है। तो खास तौर पर जब आप औपचारिक पत्र लिख रहे होते हैं उस टाइम पे जो पत्र होता है, लेखक के व्यक्तित्व, स्वभाव, पद प्रतिष्ठा बोध और व्यवहारिक आचरण की झलक वो सामने वाले को दिखाता है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति पत्र लिख रहा होता है उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी पद प्रतिष्ठा क्या है और उसकी व्यवहारिक जो आचरण की झलक उस पत्र में दिखाई देती है। और खास तौर पर यदि आप सरकारी पत्र लिख रहे हैं, व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं या अन्य औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उनकी भाषा शैली शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए, शिष्टाचार से भरी हुई होनी चाहिए। अब देखिए ऐसा नहीं है कि परिवार वालों को शिष्टाचार नहीं दिखाना है या परिवार वालों के साथ शिष्टाचार से पेश नहीं आना है, लेकिन जब आप किसी बाहर, देखिए एक बार के लिए जैसे मैंने कहा ना कि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनको हम अपने मित्र को, अपने पिताजी को, अपने चाचा जी को, अपने नाना जी को, अपने फूफा जी को, अपने मामा जी को, अपनी दीदी को लिखते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पारिवारिक संबंध जो एक तरह से आपको जानते ही हैं कि अगर आप चुटीली भाषा का प्रयोग भी कर रहे हैं तो उनको पता है कि आपका नेचर कैसा है, आप किस तरह के व्यक्ति हैं। लेकिन जब आप कोई कार्यालयी पत्र लिख रहे होते हैं तो वहां पर आपका नेचर कोई नहीं जानता, आपको कोई नहीं जानता, आपको जानेंगे आपके जो पत्र आपने जिस तरह से लिखा है, जिस तरह का शिष्टाचार उस पत्र में दिख रहा है, किस तरह की भाषा शैली, किस तरह का एक तरह से आपका स्वभाव, व्यक्तित्व और आपकी प्रतिष्ठा कि आप किस लेवल पर हैं वो जो है उसमें झलकती है। ठीक है, तो अस्वीकृति, शिकायती, खीज या नाराजगी भी शिष्ट भाषा में प्रकट की जाए तो उसका अधिक लाभकारी प्रयोग होगा। जैसे मैंने क्या कहा कि यदि आप कोई शिकायती पत्र डाल रहे हैं, ठीक है, आप कोई शिकायत कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर हमारे लिए पत्र लिखने को आता है कि नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए या किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए कि हमारे नगर में ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है या कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बीमारियां फैल रही हैं, स्वास्थ्य विभाग को लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से जो चीजें आप लिखते हैं, यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, अपनी शिकायतें लिखते हैं। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं जिनको आप फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप उन सब चीजों को भी अपनी अस्वीकृति यानी कि कुछ गलत हो गया है, काम हुआ है लेकिन गलत हुआ है और आपको उस पर एक तरह से आपको अस्वीकृति पत्र लिखना है, आपको नहीं समझ आया वो काम,
तो वहां पर आपको खीज या शिकायत या नाराजगी भी अगर आप दर्शाना चाहते हैं तो वो भी आपको कैसे करनी चाहिए, शिष्ट भाषा में। अगर उसको भी आप शालीनता के साथ शिष्ट भाषा से अगर आप उसको पेश करेंगे, शिष्ट भाषा से आप उसको लिखेंगे, तो वो भी ज्यादा क्या होगा, प्रभावशाली होगा। क्योंकि देखिए ये कार्यालयी पत्र हैं। अब देखिए जिस पोस्ट को आप ये पत्र भेज रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका ये काम है। अगर आप उनको इस तरह से गुस्से में चिढ़कर या अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करके अगर आप उनको इस तरह से पत्र लिखेंगे तो वो और ज्यादा नाराज हो जाएंगे, यानी कि आपका जो काम होना भी होगा वो काम भी आपका नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है कि अगर आप अपनी नाराजगी को भी शिष्ट भाषा में, शालीनता की भाषा में अगर लिखते हैं तो ज्यादा क्या होता है, लाभकारी प्रभाव इसका पड़ता है। और उदाहरण के लिए जैसे आवेदनकर्ता के आवेदन की अस्वीकृति इन शब्दों में भेजी जा सकती है। यानी कि अगर आपने जैसे मान लो आपने कोई आवेदन पत्र लिखा, ठीक है, आपने आवेदन पत्र दिया है, आपने आवेदन किया है किसी चीज के लिए, ठीक है, आपके पास मान लो कोई आवेदन पत्र आता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तरफ से हो सकता है, जरूरी नहीं कि केवल एक ही तरफ से। आपको आपके पास कहीं से कोई आवेदन पत्र आया है, आप किसी एक अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छी जगह पर हैं, आप काम करते हैं और आपके पास एक आवेदन पत्र आया है। अब आपको उसको अस्वीकार करना है, यानी कि आपको जरूरत नहीं है वहां पर, तो आप कैसे लिखेंगे, खेद है कि हम आपकी सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकेंगे। तो देखिए कितनी शालीन भाषा में यहाँ पर केवल एक पंक्ति में हमने मना कर दिया कि हमें आपको नौकरी पर नहीं रखना है या हमें आपकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है, एक पंक्ति में। और देखिए कितनी शालीनतापूर्ण कि खेद है कि हम अपनी आपकी सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो अब देखिए चिन्हांकन प्रश्न पत्र जो होते हैं इसमें क्या करना है, इसमें प्रयुक्त चिन्ह पर प्रयुक्त चिन्ह पर हम विशेष ध्यान देना चाहिए। चिन्हांकन अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ का समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए। हर नए विचार, नई बात के लिए आपको पैराग्राफ चेंज करना चाहिए, यानी कि आपको जो आपके एक पैराग्राफ में जब आप लिखते हैं तो अगर कोई नई बात लिख रहे हैं, नया विचार आप लिख रहे हैं तो आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब चीजें, विराम चिन्हों का, ठीक है, विराम चिन्हों का, जैसे कि आपका अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, कोष्ठक चिन्ह हो गया, जिसको आप क्लास 4th 5th में पढ़ना शुरू कर देते हैं, 4th में पढ़ लेते हैं विराम चिन्हों के बारे में, ठीक है। विराम चिन्ह जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हमारी भाषा में, वही हमें किसी भी वाक्य के अर्थ को पूरी तरह से समझने में सहायता करते हैं। यदि विराम चिन्हों का प्रयोग सही तरीके से नहीं किया जाएगा तो किसी भी बात का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, यानी कि हम उसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे और उसका सही अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो विराम चिन्ह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझने। तो जैसे मैंने कहा कि विराम चिन्हों का, विराम चिन्हों में भी कहीं पर पूर्ण विराम, कहीं पे अर्ध विराम, कहीं पे अल्प विराम और कहीं पे कोष्ठक चिन्ह, इन सब का आपने उचित स्थान पर प्रयोग करना चाहिए और इससे पत्र कला में निखार आता है, यानी कि इससे आपकी पत्र कला जो है, पत्र लेखन की कला जो है वो और ज्यादा अच्छी बनती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 8 पॉइंट लगभग पढ़े कि किस तरह से हम अपने एक पत्र को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और बहुत ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कुछ विशेषताएं हैं किसी पत्र लेखन की, यानी कि ये थी पत्र लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो कि पत्र लेखन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। जैसे हमने कहा कि सरलता पहला पॉइंट, स्पष्टता दूसरा पॉइंट, संक्षिप्तता तीसरा पॉइंट। ये विशेषताएं हैं, ये ध्यान रखिएगा सबसे पहले किसी भी पत्र को लिखते वक्त, खास तौर पर जब आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम औपचारिक पत्रों की ही बात कर रहे हैं। तो जब आप औपचारिक पत्र लिखते हैं तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे हमने कहा सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता और प्रभाव उत्पादकता, आकर्षकता, उद्देश्यपूर्णता और फिर आपका शिष्टता और चिन्हांकन प्रश्न, यानी कि चिन्हों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है आपने
कि कहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो महत्वपूर्ण बातें थी, पत्र लेखन से संबंधित कुछ विशेषताएं थी, वो हमने यहाँ पर क्लियर की। अब आता है हमारा पत्र के अंग। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये पत्र के अंग, यानी कि अगर आप कोई पत्र लिख रहे हैं तो क्या क्या चीजें उसमें महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीजें आपने लिखनी है, क्या क्या पार्ट्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा जरूरी है एक पत्र से संबंधित। ठीक है, देखिए पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, विषय, संदर्भ, व्यक्ति, क्षेत्र के अनुसार अनेक प्रकार के पत्रों को लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे हमने बताया औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में कि पत्र का विषय क्या है, किस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे अगर आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो उसमें अलग चीजें होंगी, अगर शिकायती पत्र लिख रहे हैं तो उसमें अलग होगा, अगर कोई जैसे हमने कहा कि आप व्यवसायिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें अलग तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो जितने भी आप पत्र लिखते हैं क्षेत्र के अनुसार, यानी कि किस फील्ड में आप ये लेटर लिख रहे हैं, किस फील्ड को आप ये पत्र लिख रहे हैं, व्यक्ति के अनुसार कि किस को आप ये पत्र लिख रहे हैं, संदर्भ के अनुसार यानी कि किस बारे में आप पत्र लिख रहे हैं, विषय यानी कि किस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हैं, उस हिसाब से पत्र लेखन के जो नमूने होते हैं, पत्र लेखन के जो तरीके होते हैं, उनमें क्या होती है, भिन्नता होती है। वो भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ हम व्यावसायिक पत्र जो कि औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आता है और निजी पत्र यानी कि जो अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आता है, लिखने के लिए कुछ आवश्यक तथ्यों पर, संकेतों पर प्रकाश डालेंगे, कुछ आवश्यक तथ्यों पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो औपचारिक पत्र यानी कि औपचारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र जो है, अनौपचारिक पत्र यानी कि जो निजी आपके पत्र हैं, उन पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि किस किस तरह की चीजें आपको महत्वपूर्ण होती हैं पत्र लिखने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है प्रेषक का नाम, पता और व्यावसायिक पता। ठीक है, पहला जो आपका आता है वो आता है प्रेषक का नाम और पता। ठीक है, तो व्यवसाय पत्रों में सबसे ऊपर लिखने वालों का नाम और पता दिया जाता है। ठीक है, जो प्रेषक यानी कि जो पत्र को लिख रहा है, ध्यान से समझिएगा, प्रेषक यानी कि जो पत्र को लिख रहा है। तो जो व्यवसायी पत्र होते हैं, ठीक है, उनमें सबसे ऊपर जो होता है वो लिखने वाले का नाम और उसका पता दिया जाता है, ताकि पाने वाला पत्र देखते ही समझ जाए कि पत्र किसने भेजा है। ठीक है, ताकि जो पाने वाला है वो पत्र को देखते ही समझ जाए कि पत्र हमें किसने भेजा है। उसके बाद अगर एड्रेस होगा तो हमें पता चल जाएगा कि पत्र हमें कहाँ से आया है। ठीक है, और ये नाम पता जो है ऊपर की ओर, ठीक है, दाएं कोने में लिखा जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ दाएं कोने में, यानी कि जो राइट साइड होती है वहां पर लिखा जाता है, और पते के नीचे आप टेलीफोन नंबर तथा उसके नीचे दिनांक के लिए स्थान निर्धारित रहता है। और सरकारी पत्रों में उसके ठीक सामने बाईं ओर पत्र का संदर्भ या पत्र संख्या लिखी जाती है। अगर कोई सरकारी पत्र है, कोई कार्यालयी पत्र है, तो उसके ठीक बाईं ओर जो है पत्र का संदर्भ यानी कि किस बारे में पत्र लिखा गया है और पत्र संख्या, लेटर नंबर लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रेषक का नाम, पता और एक तरह से नाम और पता, और बाकी जैसे मैंने कहा कि टेलीफोन नंबर और दिनांक के लिए वहां पर जगह बनाई हुई होती है। दूसरा है पाने वाले का नाम, पता। जो दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे पॉइंट वो होगा पाने वाले का नाम और पता। तो प्रेषक के बाद पृष्ठ के बाईं ओर पत्र को पाने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। नाम की जगह कभी कभी केवल पदनाम भी लिख देते हैं। देखिए, जो बाईं ओर लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, पत्र को पाने वाले का, यानी कि जिसको
पत्र मिल रहा है, जिसको पत्र दिया जा रहा है, उसका नाम और पता, और कभी कभी आपको वहां पर केवल और केवल पदनाम, जैसे संपादक अमर उजाला, ठीक है। जैसे मैंने कहा कभी कभी क्या करते हैं, नाम ना लिख के आप तुरंत पदनाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप, और जैसे यहाँ पर लिख दिया संपादक अमर उजाला, या आप शिक्षा विभाग को लिख रहे हैं, या आप एक तरह से नगर निगम को लिख रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप क्या लिखेंगे, कभी कभी आप नाम की जगह केवल पदनाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि पदनाम दोनों लिखा जाता है, और पाने वाले का पूरा विवरण इस प्रकार होना चाहिए, नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, स्थान, जिला, शहर और पिन कोड, ठीक है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, पहले नाम, फिर पदनाम, फिर कार्यालय का नाम, फिर स्थान का नाम, फिर जिला, और फिर शहर, और फिर पिन कोड, उस शहर का पिन कोड, ठीक है। तो इस तरह से होना चाहिए। और उसके बाद है विषय, विषय संकेत। देखिए पहला क्या था, पहला आपका पाने वाले का नाम पता, उसके बाद आता है विषय संकेत। विषय यानी कि जिस विषय पर पत्र लिखा जा रहा हो, आप इस तरह से विषय लिखकर फिर वहां पर छोड़ देते हैं, और फिर वहां पर विषय लिखते हैं कि किस बारे में आप ये पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो औपचारिक पत्रों में यह आवश्यक होता है, औपचारिक पत्रों में विषय लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि एक पार्ट होता है विषय औपचारिक पत्रों का, ठीक है। जिस विषय में पत्र लिखा जा रहा है उस विषय को अत्यंत संक्षेप में, अब देखिए विषय कोई आपने 3-4 लाइन का नहीं लिखना है, आपने अत्यंत संक्षेप में यानी कि छोटे शब्दों में लिखना है कि किस तरह से आपको यहाँ पर कोई पत्र जो है आप लिख रहे हैं, किस बारे में आप लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया कि अगर आप साफ सफाई के उससे लिखते हैं, पानी की व्यवस्था के लिए लिखते हैं, बिजली की व्यवस्था के लिए लिखते हैं, गंदगी की व्यवस्था से लिखते हैं, बीमारियों की व्यवस्था से लिखते हैं, या और शिक्षा विभाग को आप किसी कारणवश लिखते हैं, तो जिस भी जगह को आप लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पर लिख रहे हैं, उसको आप बहुत ही शॉर्ट यानी कि बहुत ही ज्यादा संक्षिप्त में केवल एक लाइन में आप वहां पर विषय लिख देंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर कहा मूल रूप से विषय शीर्षक देकर लिखना चाहिए, इसे पत्र देखते ही पता चल जाता है कि मूल रूप में पत्र का विषय क्या है। उसके बाद आता है संबोधन, ठीक है। संबोधन क्या होता है, संबोधन के बाद पत्र में बाईं ओर, ठीक है, जो बाईं ओर होता है वहां पर संबोधन सूचक शब्द लिखा जाता है, वहां क्या लिखा जाता है, संबोधन सूचक शब्द लिखा जाता है। जैसे यदि आप कोई व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं, अपने भाई को लिख रहे हैं, अपनी बहन को लिख रहे हैं, अपने मित्र को लिख रहे हैं, जैसे हमने कहा अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र रमेश, ठीक है, प्रिय राधा, या अपने बड़ों को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, मान्यवर, श्रद्धेय आदि शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। और सरकारी पत्रों में यह कार्य प्रिय महोदय या प्रिय महोदया द्वारा संपन्न कर लिया जाता है, और कई बार प्रिय भी नहीं लिखा जाता, केवल महोदय लिखा जाता है, ठीक है, या महोदया लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है संबोधन। संबोधन में ज्यादातर केवल एक शब्द प्रयोग होता है, जो सरकारी पत्र होते हैं, कार्यालयी पत्र होते हैं, महोदय या महोदया, ठीक है। और बाकी उसके बाद समापन होता है, फिर हस्ताक्षर, नाम और ये सब चीजें। उसके बाद संलग्न यानी कि जो भी आप उसके साथ चीजें जो है मूल पत्र के साथ, जो आप पत्र लिख रहे हैं उस पत्र के साथ जो चीजें आप संलग्न करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, वो आप लिखेंगे। तो आज हमने यहाँ पर पत्र लेखन संबंधित काफी सारी अच्छी बातें जो है डिस्कस की हैं। टॉपिक अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम इसको अच्छे से डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारे बाकी टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड, यानी कि एक पत्र का किस तरह से एक फॉर्मेट होना चाहिए, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। कुछ पत्र भी हम यहाँ पर लिखेंगे कार्यालयी पत्र से संबंधित। तो आज हमने जो पढ़ा है उसे घर पर एक बार रिवाइज करें, कोई भी डाउट हो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।